वेलकम टू द गूगल क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ कंबशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट पहले ये भी जान लें कि इसमें आप कंबशन जो है उसके बारे में जान जाएंगे कि कंबशन किसे कहते हैं, फिर हीट ऑफ कंबशन क्या है, फिर इसमें कोई एग्जांपल हम देंगे, फिर इसमें हेसेस लॉ जो कल आपने पढ़ा है वो अप्लाई होगा। फिर इसके बाद हम इसी आर्टिकल के अंदर आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है जिसका नाम है बॉर्न हाइबर साइकिल, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज भी आज ही करेंगे, एक्सरसाइज में भी जाएंगे। तो आज जो है वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपने लेक्चर जो है वो एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो आपके गोश गुजार कर सकूँ। तो शुरू करते हैं जी, हीट ऑफ कंबशन। तो पहले कंबशन, कंबशन किसे कहते हैं? जलने के अमल को कहते हैं, और किसी चीज़ का जलना, बर्निंग ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, तो फिर उसे कहते हैं कंबशन। और हीट ऑफ कंबशन का मतलब ये होगा कि कोई चीज़ जलेगी तो उससे हीट निकलेगी, जो वो हीट निकलेगी उसको हम हीट ऑफ कंबशन कहेंगे। तो डेफिनेशन देख लें। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, CO2 बनेगा। और ये आगे फिर कहते हैं कि दो तरीक़ों से बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, वो हीट जो निकलेगी कब? व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जब एक मोल सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न, मुकम्मल जल जाए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसको हम कहते हैं जी हीट ऑफ कंबशन। और फिर इसके जलने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वे, पहला तरीका जी, कि कोई चीज़ जो है वो उसका एक मोल जल रहा है और हवा की मौजूदगी में, और उससे जो है वो कोई नई चीज़ बन रही है, तो उस वक्त जो हीट निकल रही है वो उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल स्टूडेंट हम देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। कोई चीज़ जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब स्टूडेंट ये दो तरीक़ों से बन सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट वे, पहला तरीका कि कैसे बनेगी, तो पहले तरीके में देख लें। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जलेंगे, कंबस्ट होंगे, यानी कार्बन कंबस्ट होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और हीट निकलेगी 393.7 किलो जूल पर मोल। 393.7 किलो जूल पर मोल, इसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। साथ माइनस है, इसका मतलब ये एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें कार्बन कंबशन कर रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये डायरेक्ट मेथड है। अब जाते हैं जी इनडायरेक्ट की तरफ, सेकंड वे, दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में क्या होगा? दूसरे तरीके में ज़ाहिर है फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनने वाली है, और ये स्टेप वाइज बनेंगे। तो कैसे स्टेप वाइज बनेगी देख लें। पहले कार्बन हाफ मालिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और डेल्टा H1 इसको हम कहेंगे, इसकी वैल्यू है 110.53 किलो जूल पर मोल। यानी पहले कार्बन मोनो बनेगी, कार्बन मोनो। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं। कार्बन मोनो जो है फिर ऑक्सीजन से मिलेगी तो कार्बन डाई बनेगी, तो इसको हम डेल H2 बोलते हैं, और कीमत है 282.98 किलो जॉल। इसका मतलब ये दो स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं, आपने देख लिए हैं। एक को डेल H1 बोलते हैं, एक को डेल H2 बोलते हैं, और ऊपर जो था वो सिर्फ डेल H था। अब हम कहेंगे जी डेल H बराबर होगा डेल H1 प्लस डेल H2। तो नीचे ज़रा देख रहे हैं, यही लिखा हुआ है, डेल H बराबर है डेल H1 प्लस डेल H2 के। अब हम कीमतें लगा देंगे। डेल H की कीमत देखें लेफ्ट साइड पे 393 माइनस में है, राइट पे डेल H1 की कीमत ये लगी हुई है 110, और डेल H2 की कीमत लगी है 282.9। तो राइट साइड पे अगर आप जमा करें, दोनों को जमा करें, तो जवाब आएगा 393.51, और लेफ़्ट पे तो ऑलरेडी 393 जो है 0.7 है तकरीबन। हीट दोनों केस में क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो कल जो हमने पिछले लेक्चर में हेसेस लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पे आपने देखा कि वो आके इधर प्रूव हो गया कि डायरेक्ट मेथड से जो हीट चेंज होती है इनडायरेक्ट से भी उतनी ही होती है, दोनों केस में बराबर होती है। तो ये हेसेस लॉ को हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है। हीट ऑफ कंबशन को भी पढ़ लिया है कि हीट जो रिलीज़ होती है, चाहे डायरेक्ट रिलीज़ हो या इनडायरेक्ट रिलीज़ हो, दोनों केस में हीट रिलीज़ जो है वो बराबर है। यानी हमने हेसेस लॉ जो है
उसको कंफर्म किए, उसकी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे हमने पेश किए। अब स्टूडेंट आगे जाते हैं। हेसेस लॉ स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि हेसेस लॉ जो है ये थर्मोडायनामिक्स का जो है स्पेशल केस है। हेसेस लॉ स्पेशल केस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अब हम आते हैं जी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है यूनिवर्स की, कायनात की, वो कंजर्व्ड है, यानी ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, दोनों केस में बराबर होती है। तो अगर आप देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। अब हेसेस लॉ जो है इसका इसके साथ क्या तल्लुक़ है, तो आपने अभी ऊपर जो मिसाल देखी है, तो उस मिसाल में आपने देखा है स्टूडेंट कि चाहे सिस्टम डायरेक्ट जाए चाहे इनडायरेक्ट जाए, अभी पढ़ा हमने, दोनों केस में चेंज जैसी भी हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों केस में हीट चेंज क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब ये है कि ना तो एनर्जी पैदा हो रही है ना कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों केस में एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही कहते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है। तो फिर हम कहेंगे जी कि जो हेसेस लॉ है वो भी यही कह रहा है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है। तो हेसेस लॉ फिर एक स्पेशल केस बन जाता है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। यानी ये भी हेसेस लॉ भी वही चीज़ बयान करता है जो फर्स्ट लॉ बयान करता है। तो ये भी हो गया। अब हम जाएंगे जी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो मैंने पहले शुरू में आपको यहाँ पे तारफ़ करवाया था, और इसका आर्टिकल का नाम है जी बॉर्न हैबर साइकिल। अब स्टूडेंट बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, पहले मैं तारफ़ करवा दूँ। ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम जो हीट चेंज है, या एक उसका नाम लेटेस्ट एनर्जी होगा, वो हम मालूम करेंगे, बल्कि कैलकुलेट करेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए। और ये साइक्लिक प्रोसेस जो होगा आयनिक कंपाउंड के लिए होगा, क्योंकि उनमें हम डायरेक्ट हीट चेंज जो है वो बास केस में नहीं मालूम कर सकते, यानी लेटेस्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते। बाकी जो चेंज इन एनर्जी वो निकाल सकते हैं, लेटेस्ट नहीं निकाल सकते आयनिक कंपाउंड की। तो उसके लिए फिर हमें एक स्पेशल साइकिल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है बॉर्न हैबर साइकिल। अब बॉर्न हैबर साइकिल का थोड़ा सा तारफ़ में बता दूं कि ये है क्या। स्टूडेंट ये हेसेस लॉ की एक फॉर्म है जो कि आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक बात। दूसरी बात कि मैक्स बॉर्न और फिट्स हैबर, इन लोगों ने ये लॉ जो है ये पेश किया था, और इसको फिर हम नाम दिया गया है बॉर्न हैबर साइकिल। अब इसमें लेटेस्ट एनर्जी का जिक्र होगा, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। स्टूडेंट तो ये तो हम पढ़ते हैं, जब आयन्स मिलते हैं आपस में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है, तो उस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम लेटस बोलते हैं। जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में आयनिक बांड बनाते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सॉलिड स्ट्रक्चर जो नमक बनता है उसकी डली बनती है, नमक का क्रिस्टल बनता है सॉलिड स्ट्रक्चर, तो उस वक्त एनर्जी जो है वो निकलती है, उसको हम लेटेस्ट एनर्जी भी बोलते हैं। और जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लेटेस्ट बोलते हैं। ये तो अभी हम इस चैप्टर में सारा कुछ यही पढ़ते हैं। और जो लेटेस्ट होती है इसके अंदर आयनिक बांड होता है सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और ये आयन अपने आप को 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, तो तभी एक क्रिस्टल बनता है, सॉलिड बनता है, जिसको हम लेटस बोलते हैं। अब ये बनते वक्त एनर्जी जो है वो निकलती है, उसको हम लेटस एनर्जी बोलते हैं। अब हम आएंगे जी एक स्पेशल एग्जांपल की तरफ, और ये मिसाल जो है किसकी होगी, ये होगी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। 1 मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जो है वो बनेगा, 1 मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनेगा। हम इसकी अब बात करेंगे। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हमने बनाना है सोडियम आयन से और क्लोराइड आयन से। तो स्टूडेंट इसके होंगे 2 तरीके बनाने के, एक का नाम डायरेक्ट होगा, एक का नाम इनडायरेक्ट होगा। तो पहले हम ज़रा डायरेक्ट तरीका जो है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये है जी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट में आसान है, हम सोडियम लेंगे जो कि मेटल है, और क्लोरीन गैस लेंगे उसका आधा मालिक्यूल, तो ज़ाहिर है Na और एक Cl 2 लेंगे तो मिल के बना देगा NaCl। और चूंकि बन रहा है लिहाजा फार्मेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे डेल्टा H0F, यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ चेंज आ रही है। जो डिग्री ऊपर लगी है स्टैंडर्ड की निशानी है, डेल्टा एच चेंज इन हीट, ये चेंज इन एंथैल्पी है, और एफ लगा हुआ है नीचे बेस पे छोटा सा, जैसे फार्मेशन बोलते हैं। डेल्टा H0F यानी हीट ऑफ फार्मेशन किसकी, ज़ाहिर सोडियम क्लोराइड की बनने की। और इसकी वैल्यू कितनी है, 411 किलो जूल पर मोल। 7 माइनस लगा है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा तो 411 किलो जूल एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज़ होगी। तो स्टूडेंट एक दफ़ा फिर देख लें सोडियम क्लोराइड के बनना। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, सोडियम आयन और सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस
हाफ मालिक्यूल मिलते हैं तब सोडियम क्लोराइड बनता है। और जो हीट की वैल्यू है वो आपको नज़र आ रही है 411 किलो जूल पर मोल माइनस यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी इतनी हीट रिलीज़ होती है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं जी इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड जो है ये बड़ा लंबा होगा, ज़रा इसमें ख़ास से स्टेप हैं और वो स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको दिखा ही दूँ स्टूडेंट्स जो स्टेप हैं। या चलें फिर आगे दिखा देता हूँ स्टेप्स जो है वो आगे दिखा दूँगा, फ़िलहाल पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले ऐसे होगा कि जो सोडियम हमने लिया है अभी ऊपर मैंने रिएक्शन में आपको बताया है, वो सोडियम जो है वो टूटेगा और गैसियस फॉर्म में आएगा, उसे हम गर्म करेंगे। तो जब सॉलिड गर्म होकर गैसियस फॉर्म में आए इसे सब्लिमेशन कहते हैं, और जो हीट होती है उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है हीट ऑफ सब्लिमेशन की नज़र आ रही है 109 किलो जूल पर मोल। साथ कुछ नहीं लिखा है यानी प्लस है, यानी प्लस एंडोथर्मिक है, यानी हीट हमने लगानी होगी, देनी होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तब सोडियम जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, सॉलिड से सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। ये हीट आएगी, ये जहन में रखना। तो इसे हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप। अब स्टूडेंट जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब सोडियम क्लोराइड बनेगा लेकिन कोई 5-6 स्टेप से गुजर के बनेगा, ये इनडायरेक्ट। अब जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप जो है जी इसका नाम है हीट ऑफ डिसोसिएशन। अब किसी चीज़ ने टूटना है, तो ऊपर मैंने आपको बताया सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था। अब क्लोरीन का मालिक्यूल टूटेगा, हाफ क्लोरीन हमें चाहिए, तो Cl2 हाफ का मतलब ये है कि क्लोरीन पूरा मालिक्यूल Cl2 है, ये टूटेगा, हमें इसमें से एक Cl चाहिए होगा। और इसकी जो हीट वैल्यू है टूटने की, इसे कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्योंकि हमें एक मालिक्यूल तो नहीं चाहिए, मालिक्यूल टूटेगा 2 एटम बनेंगे, हमें तो एक एटम चाहिए, यानी आधा मालिक्यूल चाहिए, हाफ। तो वैल्यू जो बनती है वो 242 है, इसको भी हम हाफ करेंगे तो ये बन जाएगी 121 किलो जूल पर मोल। तो ये दूसरा स्टेप आ गया। पहले में क्या हुआ, सोडियम के बारे में बात की कि वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाएगा। दूसरे में क्या हुआ अभी पढ़े, क्लोरीन गैस का मालिक्यूल टूटेगा और क्लोरीन एटम के फॉर्म में आएगा जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। तो जो हीट है उसको हम ज़ाहिर मालिक्यूल के लिए 242 है, एक एटम के लिए ज़ाहिर हम हाफ कर लेंगे, एक एटम के लिए तो 121 किलो जूल होगी। तो 2 स्टेप पढ़ ली हमने, 5-6 स्टेप पढ़ने याद रखें इनडायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट में एक स्टेप होता है, इनडायरेक्ट में बेशुमार। तो ये इनडायरेक्ट टेस्ट में ज़्यादा स्टेप हैं, तो 2 हम पढ़ चुके। अब आते हैं तीसरे स्टेप की, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट ऊपर जो सोडियम टूटा था और वो गैसियस फॉर्म में गया था, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। ये वो सोडियम है जो गैसियस फॉर्म में गया है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी Na+ बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ख़ुद तो नहीं निकलेगा ना, एनर्जी लगानी पड़ेगी तब निकलेगा। इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ΔH0 आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम एटम में से कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है जी, 496 किलो जूल पर मोल। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वापस देखें जी, ये तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप जो है ये आयोनाइजेशन के बारे में है कि सोडियम एटम अब आयन में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो एनर्जी जो लगाएंगे वो इतनी लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये हो गया आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। 3 स्टेप हो। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट चौथा स्टेप जो है इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला स्टेप कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला स्टेप जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे कहते हैं, जब एक एटम की आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उससे एनर्जी निकलती है, उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो ज़ाहिर है अभी सोडियम की आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, तब उसके पास सिर्फ चार्ज आए, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है सोडियम एटम में से अभी ऊपर वाले स्टेप में, वो इलेक्ट्रॉन ये, इसको हम क्लोरीन एटम में ऐड करेंगे, दाखिल करेंगे आखिरी शेल में। तो क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वक्त एनर्जी खारिज होगी, इसको हम इसको हम कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, EA बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और प्रोसेस एक्सोथर्मिक 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये हीट रिलीज़ होगी। तो हम कहेंगे जी कि जो चौथा स्टेप है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला है। सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, क्लोरीन ने लिया, और क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया।
तो इस वक्त जो एनर्जी निकली है वो इतनी है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब स्टूडेंट आते हैं 5वें स्टेप की तरफ, इसका नाम है लेटिस एनर्जी। और स्टूडेंट ये ही इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ हम आ रहे थे, यही तो असल स्टेप है जिसके लिए हम बॉर्न एबर्ट साइकिल जो है ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड के बनने में आपने देखा कि एक ने हमें डायरेक्ट पढ़ा, वो एक ही स्टेप में था, और एक इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि इसमें अब हम देख रहे हैं कि हम 5वें स्टेप पे पहुँचे हैं, इनडायरेक्ट में 5वां स्टेप। अब स्टूडेंट ऊपर आपने देखा जो 4 स्टेप हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो सोडियम जो है वो गैसियस फॉर्म में आ चुका है, क्लोरीन भी आ चुका है। अब सोडियम क्लोराइड बनाएंगे दोनों, जब ये दोनों बनाएंगे तो सोडियम क्लोराइड इसमें Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो दोनों बनाएंगे तो सोडियम क्लोराइड, तो उस वक्त फिर लेटस बनेगी, इसको हम लेटस एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा H नॉट लैट, डेल H नॉट लैट, इसको हम लेटस एनर्जी बोलते हैं। स्टूडेंट ये हमने निकालनी है, ये हमारा सवाल है। तो अब हम क्वेश्चन पॉइंट पे आ गए कि जी 5वें जो पॉइंट है इसमें तो सवाल आ गया है कि भाई आपने पीछे 4 स्टेप जो पढ़े, 5वां स्टेप जो है उसमें आपने कोई चीज़ निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करने की तरफ जाएंगे कि लेटिस एनर्जी हमने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें बॉर्न हाइपर साइकिल जो है वो बाकायदा स्टडी करना पड़ेगा, तब समझ आएगी। अब ज़रा देखें स्क्रीन पे स्टूडेंट आपको सोडियम क्लोराइड जो है ये बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर ये हल्का है तो मैं बता देता हूँ, ये Na यहाँ पे पॉजिटिव है, और बल्कि ये सोडियम है Na, और ये हाफ Cl2 है, और ये NaCl बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि पहले में Na और ये दूसरे में हाफ Cl2 है, और लास्ट में NaCl बन रहा है, ये जहन में रख लें, दरमियान में एरो है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि आपको नज़र आ गया है। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये है जी Na सोडियम, ये है हाफ Cl, 1/2 Cl2, हाफ Cl2, 1/2 Cl2, और ये है जी NaCl, तो ये बन रहा है। अब हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो स्टेप वाइज ये है कि ये जो पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये Na एटम है, ये नीचे देखें, ये Na सॉलिड से गैस फॉर्म में आ चुका है, और जो हीट इन्वॉल्व है ये डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन है, क्योंकि सॉलिड जो है वो सॉलिड गैस में है, इस अमल को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एक हीट वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ गई। अब दूसरे में देखें, इधर Cl2 हाफ है और नीचे Cl सिर्फ है, इसका मतलब मालिक्यूल टूट चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे हीट ऑफ डिसोसिएशन। ये डेल H डिस लिखा हुआ है, DISS डिसोसिएशन। तो चूँकि मालिक्यूल नहीं चाहिए, एक एटम चाहिए, तो हाफ वैल्यू लेंगे। तो 2 एनर्जीज आपको नज़र आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में यही जो हमारे पास एटम्स जो हैं आए हैं गैसियस फॉर्म में, तो इन्हीं से यहाँ पे हमारे पास आगे जो है प्रोसेस चलेगा। और ये जो प्रोसेस चलेगा जी वो कौन सा प्रोसेस होगा? इस प्रोसेस में हम चेंज जो है वो क्या आ रही है इसको आपने देखना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये सोडियम सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ चुका है। अब ये Na एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये Na पॉजिटिव में यहाँ पे कन्वर्ट होने जा रहा है, Na पॉजिटिव में। तो मैं इसे ज़रा और नीचे करके क्लियर कर दूँ। तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन देगा तब Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है डेल्टा HIE, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तीसरी एनर्जी आ गई। पहले किधर पढ़ी है आपने? ये वाली। दूसरी किधर पढ़ी है? यहाँ पे। और ये अब आपने यहाँ पे पढ़ ली है तीसरी। चौथी अब पढ़ने जा रहे हैं। ये जो Cl है ये अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, डेल्टा HEA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये आपने एक और वैल्यू एनर्जी की पढ़ ली। कितनी वैल्यू होगी? 4। अब देखें कि ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये दोनों ऊपर मिल के बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। और ये दोनों सोडियम क्लोराइड ऊपर मिल के जो बना रहे हैं स्टूडेंट, वो अब आपको नज़र आएगा।
ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, और दोनों मिल के ऊपर बना रहे हैं NaCl। ऊपर NaCl बनेगा, जो कि पहले मैंने डायरेक्ट आपको बताया हुआ था कि वो डायरेक्ट बनता है किससे, Na से प्लस हाफ Cl2 से। तो ये डायरेक्ट बन रहा था, अब ये इनडायरेक्ट बन रहा है, यहाँ पे NaCl है, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि ये इधर से घूम के गया है इनडायरेक्ट। ऊपर जाए तो डायरेक्ट और नीचे से घूम के जाए तो इनडायरेक्ट। तो ये ऊपर वाला जो है ये डायरेक्ट है, और यहाँ से जो घूम के जा रहा है ये इनडायरेक्ट। अब स्टूडेंट आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों केस में हीट चेंज जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। और ये कौन सा लॉ है जी, हेसेस लॉ। तो बॉर्न हाइपर साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं असल में ये हेसेस लॉ ही की एक किस्म है, जो कि आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी मालूम करने के लिए निकाली जाती है। तो इसमें भी आप देखेंगे चक्कर वही होगा, डायरेक्ट वाली हीट इनडायरेक्ट वाली हीट को जमा करें तो बराबर होगी। डायरेक्ट वाली एक स्टेप वाली है, इनडायरेक्ट वाली 4-5 वाली है। तो हम 4-5 स्टेप की हीट को जमा करेंगे तो डायरेक्ट वाली जो एक हीट है उसकी क्या आएगी, बराबर। अब जमा करके नीचे देखते हैं जी कि ये बराबर आती है या नहीं आती। तो स्टूडेंट्स अब आपको जो है वो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो ज़रा वैल्यूज़ को देख लें। ये डेल्टा एच नॉट एफ डायरेक्ट वाली है, और ये सब्लिमेशन वाली, और ये आयनाइजेशन एनर्जी वाली, और ये डिसोसिएशन वाली, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली, और ये लेटेस्ट एनर्जी वाली, ये स्टेप जो हैं ये इनडायरेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे स्टेप इनडायरेक्ट, और ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट है स्टूडेंट, इसको हम इनडायरेक्ट जो है इसको जमा करें तो दोनों आपस में फिर क्या होंगे, बराबर हों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बराबर हों। तो इसका मतलब ये है कि ये है डायरेक्ट, और ये सारे जो हैं ये सारे के सारे हैं ये हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आपस में हीट वैल्यू जो है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब चूंकि हमने स्टूडेंट यहाँ पे हीट वैल्यूज़ बराबर तो नहीं करनी, अगर हम बराबर करके लिखें ना नीचे डेल एच नॉट एफ़ की कीमत लिखें, और फिर राइट साइड पे इन सब की कीमत लिखें और जमा करें, तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। ये तो हेसेस लॉ कंफर्म हो जाएगा। इस वक्त हम हेसेस लॉ कंफर्म तो नहीं कर रहे, इस वक्त हम एक ख़ास चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। इसको हम निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट जिस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं उसे हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, ये यहाँ पे लेफ़्ट पे आ गए, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किधर रखेंगे, राइट पे। तो वैल्यू लगाएंगे तो इसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ज़रा देख लें, तो इसको मैं लेफ़्ट पे ले आऊँ, ये आपको लेफ़्ट पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लेफ़्ट पे आ गए। बाकी सारी वैल्यू किधर ले आऊँ मैं, राइट, सारी राइट पे आ गई। और इनकी मैंने नीचे राइट वालों की वैल्यू भी लगा दी है, ये राइट वाले 5 स्टेप हैं, इनकी वैल्यू भी मैंने लगा दी है। तो नीचे ज़रा जवाब देखें दोनों केस में बराबर आता है या नहीं आता। तो दोनों केस में जवाब तो आएगा बराबर, लेकिन इस वक्त हम बराबर नहीं कर रहे, इस वक्त हम लेटेस्ट एनर्जी जो है वो निकाल रहे हैं। तो लेफ़्ट पे हमने लेटेस्ट एनर्जी को रखा हुआ है, और राइट पे हमने ये सारे रखे हुए हैं। इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास एक जवाब आएगा, और वो जवाब ये आ रहा है 789 किलो जूल पर मोल। और ये जवाब किसका निकला है जी, लेफ़्ट साइड वाले का। और लेफ़्ट साइड क्या है, डेल्टा एच नॉट लैट है ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी हमने निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। तो ये टेक्निक थी जी सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी निकालने की। तो इस स्टेप में हम लेटेस्ट एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड जो है वो निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू आई है 789 किलो जूल पर मोल, माइनस है। इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है तो 789 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है, निकलती है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है क्योंकि साथ माइनस है, तो फिर हमने लेटेस्ट एनर्जी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनते वक्त निकाल ली। तो यही था कि लेटेस्ट एनर्जी हमने सोडियम क्लोराइड की मालूम करनी थी, और कितनी मालूम करनी थी, 1 मोल की। तो इसके लिए हमने एक साइक्लिक प्रोसेस यूज़ किया है, और स्टूडेंट इस साइक्लिक प्रोसेस का नाम है बॉर्न हाइपर साइकिल। तो आपने देखा कि बॉर्न हाइपर साइकिल जो है किस तरह आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट हम जाएंगे, इसी चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो एक्सरसाइज में जब आएंगे तो ज़ाहिर है आपको पता है एक्सरसाइज में पहला सवाल तो हमेशा जो है वो MCQs के बारे में होता है। तो MCQs जो है पहला, उसको स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला MCQs जो है वो क्या है। तो पहले में है जी, कहते हैं जी हमारे पास डेल्टा एच पर मोल इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। ये डेल्टा एच जो है वो एक्सप्रेस करते हैं किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर है किलो जूल। ए पार्ट इसका जवाब है, ए पार्ट दुरुस्त है, किलो जूल में मालूम करते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। MCQs नंबर टू है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट फंक्शन। कहते हैं जो नीचे लिखे हुए इनमें कौन सा ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो नीचे लिखे हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो आपको पता है स्टेट फंक्शन सारे हैं स्वाई हीट और वर्क के। तो ये आपको हीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जवाब आ गया बी पार्ट। कौन सा जवाब दुरुस्त है जी? दूसरे का बी पार्ट दुरुस्त है कि ये हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। अब तीसरे की तरफ जाते हैं। नंबर 3 कहते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। कौन सी नीचे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए ABCD। कहते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए जो है कौन सा जवाब दुरुस्त है। कहते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए जो जवाब है वो ए पार्ट दुरुस्त है, क्योंकि डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए। गैसेस के लिए ये नहीं होता। तो जवाब है जी ए पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं जी चौथे MCQs की तरफ, नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 MCQ जो है वो नज़र आ रहा है जी। कहते हैं जी स्क्रीन पे कहते हैं जी 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है। तो हमारे पास जवाब है जी सी पार्ट 4.18 के बराबर है। फिर पाँचवें की तरफ जाते हैं, पाँचवें MCQs नंबर 5 कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो कि नेचुरल स्टेट में होती है। तो उसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जो है वो 1 होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वक्त आप देखें कि टेम्परेचर जो है आपके पास जो है वो क्या होगा। तो ज़ाहिर है जवाब है जी 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये काम जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 298 केल्विन रखना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड स्टेट की निशानी है। डेल्टा H नॉट एंथैल्पी के लिए ये दोनों ज़रूरी। तो ये हो गया जी पाँचवा। आप छठे की तरफ जाते हैं, नंबर 6 कहते हैं डेल्टा H कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग। तो स्टूडेंट ये डेल्टा H इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। तो ये कल के लेक्चर में था, हेसेस लॉ अप्लाई होता है, ये कल हमने पढ़ा था। सी पार्ट दुरुस्त है, हेसेस लॉ। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको नज़र आ रहा है जी। और ये 7 वाला जो है इसमें ये क्या कहते हैं, कहते हैं एंथैल्पी मीन्स, एंथैल्पी का मतलब है। तो स्टूडेंट आपको पता है हीट कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, हीट कांस्टेंट, यानी डी पार्ट दुरुस्त है। अब 8वीं की तरफ जाते हैं। वर्क इज़ डन एट कांस्टेंट, कहते हैं वर्क इज़ डन एट कांस्टेंट, तो ज़ाहिर है वॉल्यूम आएगा। वर्क इज़ डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे जवाब है बी पार्ट। नंबर 9 सवाल आएगा जी। नंबर 9 हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, ज़ाहिर है मैस पे डिपेंड करती है। डी पार्ट दुरुस्त। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे जी। नंबर 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन जो है ये क्या कहते हैं, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। नंबर 10 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस। कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, ज़ाहिर है एक्सोथर्मिक, जिसके पास हीट है वो चलेगा भी और निकालेगा भी। तो बी पार्ट दुरुस्त है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। MCQs क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर इन डैम। डैम में सपोज तरबेला डैम है, इसमें पानी खड़ा है, कहते हैं इसके पास कौन सी एनर्जी होगी। तो आपको पता है तरबेला डैम में जो पानी है, तो डैम के अंदर पानी तो झील में खड़ा होता है, चल तो नहीं रहा होता, खड़ा होता है। जो खड़ा हुआ पानी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जवाब है ए पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हो गया जी कि जी डैम के अंदर जो पानी है तो उसके पास एनर्जी कौन सी है। डैम के अंदर पानी ज़ाहिर है झील में खड़ा होता है, तो एनर्जी कौन सी होगी, खड़े पानी में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़ाहिर है ये फिर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो आ जाएगी। उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास आ रहा है इसमें ज़रा देखें क्या है जी क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 ये कहते हैं व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग द प्रोसेसेस। अब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो तो प्रोसेस ज़ाहिर है आपको पता है एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लिहाजा डी दुरुस्त है, डी पार्ट दुरुस्त है, ये एंडोथर्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कहते हैं सम ऑफ ऑल द एनर्जी इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। और भाई सारी एनर्जी जमा करेंगे, किसी भी चीज़ की सारी एनर्जी जमा करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट जो लास्ट आंसर है वो इस जगह पे है, अभी ऊपर से मैं स्क्रीन हटाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब है इंटरनल एनर्जी। आप देख लें।
तो बिल्कुल लास्ट में आपको डी पार्ट नज़र आ रहा होगा, टिक लगा हुआ है रेड कलर में, लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी जो जवाब है ये किसका है जी? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। तो स्टूडेंट्स इस तरह 14 आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह। तो एक्सरसाइज जो है ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया है। आप समझेंगे ये चैप्टर जो है थर्मोकेमिस्ट्री आज हमारे लिए क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। इसमें हमने थ्योरी भी पढ़ ली और एक्सरसाइज भी कर ली है। नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।